कितना रोटी खाया आपने? 5। कितने केजी एप्पल्स चाहिए? 2। कितने बच्चे आए हैं क्लास में? 50। कितनी बार गए आज मार्केट? 3। तो आप देख रहे हो यहाँ जितने भी चीजें हमने की, जो भी हमने क्वेश्चंस किया, उन सब का जवाब एक निकल के आया और वो जवाब नंबर्स में था। तो आप समझ सकते हो कि नंबर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करता है। क्योंकि अगर नंबर्स नहीं हो तो काउंटिंग नहीं, और काउंटिंग नहीं तो हमारे लाइफ का हर एक स्टेप पॉसिबल नहीं। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में एकदम डीपली स्टडी करने वाले हैं और बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। स्पेशली हमारा फोकस है क्लास 10th के रियल नंबर्स चैप्टर का एक 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर पाए रियल नंबर्स का। ठीक है, तो आज हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो क्लास 7, 8, 9 के भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं क्या है नंबर्स, कौन कौन से टाइप्स के हैं नंबर्स, और कैसे हम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जब इंसान इस धरती पर आए तो उन्होंने चीजों को 1 से काउंट कर देना शुरू किया, यानी कि नेचुरली जो नंबर्स पहले आए वो कहलाए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि 0 जो है वो बाद में है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया है ना, और 0 बाद में आया। और 0 के जस्ट आते ही हमारी काउंटिंग हो जाती है पूरी, इस दुनिया के सारे नंबर्स को हम बना पाते हैं। इसीलिए तो वैसे नंबर्स जिनके कारण काउंटिंग पूरी हो जाती है वो क्या है? होल नंबर्स। मतलब सिंपली हम कहें तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे इंसान की रिक्वायरमेंट बढ़ी, लेन देन की बात बढ़ी, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम किसी को दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने साइंस बनाया, हमने चिन्हों को बनाया, हमने प्लस माइनस बनाया। ठीक है, अगर हम अर्न कर रहे हैं तो वो प्लस में डिनोट होता है, और अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो माइनस में। अब जो हमारा नंबर्स का टाइप आएगा वो किस टाइप से होगा? प्लस और माइनस के साथ। तो जितने भी नंबर्स प्लस और माइनस और 0 के साथ लिखे जाते हैं ये सारे नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, मतलब कि एक नंबर्स का ऐसा कलेक्शन जो कि 0 के साथ साथ पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। और इंटीजर्स जनरली कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आप समझ गए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर्स क्या है। ठीक है, अब हम लोग सबसे बड़े डेप्थ को समझेंगे नंबर्स के, और हाँ वो है रियल नंबर्स। दोस्तों आपको जितना भी नंबर्स दिखाई दे, जितना नंबर दिखाई दे, वो सब का सब क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, जैसे आप 1 लिखो तो वो भी रियल नंबर है, 2 लिखो तो भी रियल नंबर है, 10 लिखो तो भी रियल नंबर, -5 लिखो तो भी रियल नंबर, 5/10 लिखो तो भी रियल नंबर, और 3/5 लिखो तो भी रियल नंबर, 3.67 लिखो तो भी रियल नंबर। मतलब जितने भी नंबर्स आपको रियलिटी में दिखाई देंगे वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को जनरली हम 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर्स और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जनरली जिन्हें हम बट्टे की शक्ल यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाए। ठीक है, जैसे कि हमने 3/5 लिख दिया तो रेशनल नंबर है, 5/7 लिख दिया तो रेशनल नंबर है। अगर मैंने सिर्फ 1 लिख दिया तो भी वो रेशनल नंबर्स है। 1 कहने का मतलब होता है 1/1। अगर हम 10 भी लिख देते हैं तो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 10 कहने का मतलब 10/1। ठीक है ना,
अगर हम लिख देते हैं -10 तो वो भी रेशनल नंबर्स है। क्या सीख पा रहे हो आप यहाँ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू रेशनल नंबर में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कि वैसे नंबर्स जिन्हें हम m/n के फॉर्म में लिख सकें या फिर p/q के फॉर्म में लिख सकें और जिनका डिनोमिनेटर यानी कि q 0 के इक्वल नहीं हो, वो सारे नंबर्स क्या होने वाले हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वैसे नंबर्स जिन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि √2 है, √5 है, या फिर 1.23567 डॉट 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 डॉट, तो इसको आप p/q के फॉर्म में यानी कि बटे की शक्ल में लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाता है हमारा क्या, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल और इरेशनल नंबर्स को समझने का और भी दूसरा तरीका है, लेकिन उससे पहले आप सीखो इन कॉन्सेप्ट्स को, जो क्या है, डेसिमल्स के टाइप। ठीक है, डेसिमल्स जनरली इन टाइप्स का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तीसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल और चौथा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आप देख पा रहे हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल्स होते हैं जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डेफिनेट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 4.56, डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट के बाद ये नंबर जो है टर्मिनेट कर जा रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर देखो कि 4.567 डॉट 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 या फिर 6.787878 डॉट डॉट डॉट, ये जो है टर्मिनेट ही नहीं कर रहे हैं, समाप्ति नहीं हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब जो है हमारा रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल वो डेसिमल नंबर होता है जो कि डेसिमल पॉइंट के कुछ डिजिट्स के बाद रिपीट करने लगता है। जैसे कि 6.567 डॉट डॉट डॉट, ये सब नंबर्स क्या है, तो रिपीटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एक और होता है क्या, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या है, जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि 3.65349 डॉट 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 डॉट, तो आप देख रहे हो ये रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो आप समझ गए टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है और नॉन रिपीटिंग क्या है। अब समझो आप कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, और जितने भी रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं ये भी क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। मतलब आप समझो कि अगर मैं लिखता हूं 2.565656 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। ठीक है, या फिर मैं लिखूं 2.56, ये क्या है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अभी मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो क्या है, रेशनल नंबर्स के एग्जांपल है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब कि ना तो वो रिपीट करेंगे और ना ही टर्मिनेट करेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, जैसे कि आप देखो 2.5964 डॉट 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 डॉट, मतलब ना तो ये टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ही डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप पूरी तरह से अब समझ गए हो कि रेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, तो जनरली एल्गोरिथम क्या होता है, एक पैटर्न या फिर एक सीक्वेंस जो कि आप किसी रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो
कि रसोई घर में हमारी मम्मी जो है खिचड़ी बनाती है, ठीक है। तो खिचड़ी बनाने के लिए मम्मी क्या करती है, पहले कुकर के अंदर चावल डालती है, पानी डालती है, हल्दी डालती है, नमक डालती है, उन्हें मिक्स कर देती है। उसके बाद उसे ले जाकर कहाँ रख देती है, तो स्टोव पे, ठीक है। और फिर उस स्टोव को जलाया जाता है और हमारा खिचड़ी बनना शुरू होता है और कुछ देर के बाद खिचड़ी बन जाता है। बिल्कुल खिचड़ी को बनाना हो तो इसी तरह से सेम स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक एल्गोरिथम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही सीखा है कि किसी भी रिजल्ट को फाइंड करने का स्टेप्स जो होगा वो क्या होगा, एल्गोरिथम होगा, ठीक है। तो हम सीख गए कि एल्गोरिथम क्या है। बिल्कुल इसी तरह से जब भी आपको मान लो किसी भी नंबर को डिवाइड करना हो तो आप सेम स्टेप्स फॉलो करते हो, ठीक है। यहाँ पहले 56 लिख दो, फिर इधर 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो फिर उधर से 28 लिख देते हैं, इधर 56 और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप हम लोग बचपन से सीखते आए हैं और बिल्कुल इसे करते भी आए हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा एल्गोरिथम, ठीक है। हमारे पास क्लास 10th में पढ़ना होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a = bq + r, और इसी का यूज करके हम नंबर्स का डिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम लोग रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर, इन सब का वैल्यूज को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं a = bq + r से, ठीक है। जहाँ a जो होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है, b जो होता है वो डिवाइजर होता है, q जो होता है वो कोसेंट, और r जो है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि रिमाइंडर की वैल्यू जो होती है वो डिवाइजर से लेस आएंगी, ठीक है, और 0 से ज्यादा आएंगी, ठीक है। समझ में आ गया ये बात। अब हम लोग समझते हैं कि लेमा क्या है, ठीक है। लेमा जनरली एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम कोई और स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको मिला हो 2 + 2 = 4, और इसी 2 + 2 = 4 का यूज करके हम प्रूव कर रहे हैं कि 4 + 4 = 8। तो ये हो गया हमारा लेमा का एग्जाम्पल, ठीक है। 2 + 2 = 4 हमारे लिए किसका वर्क कर रहा है, लेमा की तरह वर्क कर रहा है, ओके। अब आप समझोगे कि प्राइम नंबर्स क्या है, ठीक है ना, और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ओके। तो प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे, नहीं तो 1 से डिवाइड होंगे। जैसे आप 5 को देखो, 5 खुद से ही डिवाइड होगा, नहीं तो 1 से डिवाइड होगा। वैसे ही आप 11 को देखो तो 11 भी खुद से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो ये क्या होगा, 5, 11, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 3 और 2 के बारे में भी बिल्कुल आप इसी तरह से कर सकते हो कि 3 और 2 भी है वो खुद से ही डिवाइड होते हैं, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे खुद से और 1 के अलावा। तो ये क्या है, हमारे लिए प्राइम नंबर्स हैं, ओके। अब आप कंपोजिट नंबर को अगर समझना चाहो तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स हैं जो कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए। मतलब सिंपली मैं कहूँ तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि 2 फैक्टर्स रखते हो, ठीक है, या फिर 2 से ज्यादा फैक्टर्स रखते हो, तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स को भी हम समझ गए। अब समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे कि मान लो कि 15 है तो 15 को हम लिखते हैं 3 × 5, तो ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि 15 को हमने 2 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है 3 और 5, ठीक है। तो ये हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे ही आप 20 भी लिखो तो 20 को लिखने के लिए आप कैसे लिख सकते थे, 2 × 2 × 5। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि 2 प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग 20 को लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब आओ आप हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर सॉल्व करें, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं पहले आपको बता दूं कि हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 है वो डिलीटेड है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो एक्सरसाइज 1.3 है वो डिलीटेड है हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस 2021-2022 में
फॉलो होने वाला है, ठीक है। और हमारा एग्जाम जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग जो है इस चैप्टर को अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट और आग लगाते हैं आज रियल नंबर्स में। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के वो क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले हैं उन्हें भी हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपके ध्यान के लिए कि हाँ आपके माइंड में ये बात रहे कि 2, 4 और 5 नहीं आने वाला है, डिलीटेड है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, चाहो तो देख भी सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि उसको देखो क्योंकि कंसेप्ट मैटर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हमें इन सारे नंबर्स का HCF निकालना है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में जो कह रहा है HCF फाइंड आउट करने के लिए वो है 135 एंड 225। इसे हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन का आंसर अगर हम लिखें 1 नंबर का आंसर, 1 फर्स्ट का आंसर, ठीक है। तो क्या आप जानते हो कि 135 और 225 का HCF निकालना है। और मैंने पहले ही आपको कंसेप्ट में समझाया है कि कभी भी क्या करो, जब आपको दो नंबर्स का HCF निकालना है तो हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो। तो जो बड़ा नंबर हमारे पास है वो कितना है? 220 है। यहाँ पे 220 आराम से लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 135, ठीक है। क्या ये 135। अब इससे इसको आप डिवाइड करने वाले हो, तो कैसे डिवाइड करोगे? 1 टाइम में ही डिवाइड करोगे, 2 टाइम डिवाइड करोगे 270 आ जाएगा। तो वहां तो कचरा हो जाने वाला है ना। सो हम क्या करेंगे? 1 टाइम में ही इसको डिवाइड करेंगे। तो 1 टाइम में डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 135। और जो रिमाइंडर बचा हमारा वो कितना हो गया? तो यहाँ से 0 और यहाँ से 9 है ना, क्योंकि 12 में से 3 गया तो 9 ही बच जाता है। और यहाँ 1 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 90 बच गया। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया कि इसको तो डिवाइड कर दिया, अब बाकी जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको फिर से ले लोगे। मतलब बड़े नंबर्स को हम लोग लेते जाएंगे। अभी मैं सिखाऊंगा फिर से कुछ देर में। ये तो सिर्फ एक कंसेप्ट है कि कैसे HCF को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जो कि आप बिल्कुल 6th क्लास में भी इसे पढ़ चुके हैं। और 90 से क्या करना है? 135 को डिवाइड करोगे आप, ठीक है। 1 टाइम में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? रिजल्ट आपका 90 ही, और रिमाइंडर बच गया इस बार 45। फिर आप क्या करोगे? 45 से डिवाइड करोगे किसको? इस वाले को, जो कि हमारा डिवाइजर था, ठीक है। डिवाइजर को फिर नीचे उतार लेते हैं 90 के पास, और फिर 2 टाइम्स में यहाँ पे 90 लिख लेंगे। तो ये गया स्वाहा। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है हमको लास्ट में जो रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो यही नंबर हमारा HCF है, ठीक है। अब इसको आप इधर देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या कहोगे? बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो काम आपने इधर किया है, ठीक है, बिल्कुल वही करोगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है A = BQ + R है, और बिल्कुल इसी पे हम इसको सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप क्या लिख सकते हैं कि 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड में हो गया 1, और प्लस में क्या आएगा? 90। सबसे सिंपल वे यही है लिखने का, क्योंकि रॉकेट साइंस की तरह अगर आप लिखोगे, रॉकेट साइंस कहने का मतलब कि ज्यादा जीनियस बन के लिखोगे तो फिर जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। और रिमाइंडर भी डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एक काम करो, रफ वर्क में इसको लिख लो, और यहाँ जो भी आपको सोल्यूशन जहाँ बनाना है वहां पे आप इसको इस वे में लिख लो, यहीं से निकाल के। अब इस पर क्या लेंगे हम? तो एक काम तो हो गया हमारा। फिर से आप और लिखोगे कि 135 इज इक्वल टू क्या हो रहा था इस बार? 135 पे 90 मल्टीप्लाइड 1 + 45 है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 90 मल्टीप्लाइड 1 + 45। ओके, और फिर आपको क्या करना है कि इस बार ले लेना है किसको? 90 को, ठीक है ना। 90 को आपने ले लिया, 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 से डिवाइड करना है, तो 45 मल्टीप्लाइड 2 है ना, और प्लस में क्या आ जा रहा है हमारा? रिमाइंडर 0, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ 0 आ जा रहा है, तो HCF हमारा ये नंबर हो जाता है, जो कि लास्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है नंबर। मतलब कि HCF इज इक्वल टू हाउ मच? 45, एंड दैट इज आवर आंसर, ठीक है ना। सबसे अच्छा वे है लिखने का कि आप लिखो HCF ऑफ what 225, 135 इज इक्वल टू 45। ये आपका सही वे है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वाले को भी बिल्कुल इसी तरह से, और थर्ड वाले को भी बिल्कुल इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, है ना। 1 के सारे सब पार्ट्स को बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके,
नाउ सी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, कि आपको जो CF निकालना है वो है 196 एंड 38,220। ये दो नंबर्स हैं आपके पास और इन दोनों का HCF निकालना है। आपके पास जो नंबर है वो क्या है 38220, ठीक है ना। और हमको लगाना है कि इससे 196 से इसको डिवाइड करना है इस पर, ठीक है ना। तो जैसे ही 196 से इसको डिवाइड करोगे तो ये ओरिजिनली 195 बार में डिवाइड हो जाता है और हमारा रिजल्ट आ गया 38220। तो ये हमारा रिमाइंडर 0 दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमको क्या मिल रहा है, वी हैव A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 38220 इज इक्वल टू हाउ मच 196 मल्टीप्लाई में क्या है 195 है ना, और फिर प्लस में 0, ठीक यही आया। तो हमारा जो HCF हो गया यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना हो जाएगा 196। ओके, क्योंकि एक ही बार में ये डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर 0 दे दिया तो हमारा HCF यही हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 196,38,220 यानी कि 38,220 इज इक्वल टू हाउ मच 196, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम स्टेप्स को हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं थर्ड सब पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए। ओके, तो नाउ सी कि थर्ड नंबर क्या कह रहा है भाई साहब 867 एंड 255। ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनको भी हवा में उड़ाते हैं, कंसेप्ट तो हमें पता है अच्छे से। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि 867 को हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं 255 से, ठीक, क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास 867 है और छोटा नंबर क्या है 255। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता हो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स में हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो 510 आएगा, ठीक है ना। लेकिन 3 टाइम्स अगर वहीं आप ले लो तो 765 हमारा रिजल्ट आता है। तो इसको 3 टाइम्स ले लेते हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 765, ठीक है। और आपके पास जो रिजल्ट बच रहा है इस बार यहाँ से बच गया 2 और 100 बच गया, यानी कि ऐसे 0 लिख लो 1 लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो 102 बचता रहेगा, ठीक। 102 से फिर किसको डिवाइड करने वाले हैं इस वाले भाई साहब को, क्योंकि इनका तो काम हो गया है ना और ये डिवाइड कर लिए तो थोड़ा सा इनको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो 255 यहाँ पे लिख लेते हैं आराम से, ठीक। अब 102 से कितना टाइम लगाएंगे 3 टाइम लगा दो, ठीक है। 3 टाइम लगाओगे तो 300 पहुंच जाएगा। तो हमें क्या करना है 2 टाइम्स में लगाना है इसको डिवाइड, तो 2 टाइम्स में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 204। तो क्या बच रहा है रिमाइंडर इस बार तो 51, ठीक है ना। अब इस बार 51 में हमको डिवाइड करना है किससे 102 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते थे कि 2 टाइम्स में आ गया 102, क्योंकि आपको पता है ना अच्छे से कि 51 2 जो होता है 102। तो हमारा HCF आ गया क्या 51। ये तो हो गया, लेकिन हमें किस वे में लिखना है इस वे में। आप यहाँ पे लिखते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये बात कहोगे बहुत अच्छे से कि 867 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको 255 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 102। एकदम सिंपल सा वे है, कैसे लिखेंगे 255 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 102। हो गई ये कहानी समाप्त। नेक्स्ट वाले स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या लिखना है इस बार 255 वाला रिजल्ट लिखना है। देन वी कैन राइट कि 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड 2 और प्लस में आ गया हमारा रिजल्ट 51, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में चलते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते थे कि 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाइड 2 और प्लस में रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। सो HCF इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 51, क्योंकि 51 से ही डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या रहा है 0 रहा है, तो 51 हमारा हो गया HCF। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स फेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए आपको अपना दिमाग अपना कंसंट्रेशन मेरे साथ रखना है। एंड अगर ये 5 मिनट्स अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लो कि इससे बेस्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि छूट जाए, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट, क्या
अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है 11, ठीक है, हमें डिवाइड करना है 11 को 2 से, ठीक है, तो 2 5 से क्या होता है 10 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बच गया वो 1 बच गया। अब आप इतना बात समझ रहे हो अच्छे से कि यहाँ पे क्या नंबर है, अगर हमको पता करना हो तो यहाँ जो डिवाइजर है उसमें कोसेंट से मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को ऐड कर देना। मतलब कि हमें अगर डिविडेंड की वैल्यू निकालनी हो तो हम लिख सकते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इजीली। ओके, और इसी को आप दूसरे फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखो तो इससे कैसे लिख सकते हैं आप, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। आपको अच्छे से एक बात समझ में आ गया है कि डिवाइजर जो है वो क्या है हमारा, वो b है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है क्या कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 6 प्लस 5, है ना, मतलब इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। ठीक, इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए ये लेंगे कि लेट एनी नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई भी नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में देन हमारा रिमाइंडर जो होता देन रिमाइंडर जो हो जाता वो क्या होता, वो हो सकता है 0 1 2 3 4 5। अब पूछोगे ये कैसे सर, तो आपको पहले अच्छे से पता है कि यहाँ जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आता है, इसमें जो हमारा वैल्यू होता है रिमाइंडर का वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के, है ना, और कम होगा, किससे कम होगा भाई साहब, तो b से, यानी कि डिवाइजर से कम होगा रिमाइंडर का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो b है हमारा यानी कि जो डिवाइजर है वो क्या है 6 है, इसीलिए हमने क्या किया है 6 से कम वाले नंबर्स को रिमाइंडर के फॉर्म में लिया, ठीक है। इतना समझ गया। नाउ आपको पता है अच्छे से कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास क्या होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर आता है n, ठीक है, और इस n की वैल्यू जो होती है वो 6q होती है ना, और प्लस में मान लेते हैं सबसे पहली बार रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो नंबर अगर हम मान लेते हैं वो है 6q, तो प्लस में रिमाइंडर के जगह पे हमने मान लिया कि 1 आया, ठीक है। फिर तीसरा जो नंबर है हमारा वैसे ही कि 6q प्लस में जो रिमाइंडर के जगह पे है वो 2 आया इस बार। चौथा जो नंबर है वो है 6q प्लस 3 आया, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू मान लेते हैं इस बार की क्या आया 6q प्लस 4, और फिर हमने मान लिया कि n इज इक्वल टू 6q प्लस 5 आया। तो इन सारे केसेस में आप अच्छे से अगर समझो और देखो तो आपको पता चल रहा है कि ये जो नंबर है 6q ये किस फॉर्म में है, तो ये है 2 इंटू 3q के फॉर्म में। और आपको पता है कि जब भी कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होके आता है यानी कि वो नंबर डिवाइड हो सकता है 2 से, ठीक है ना। ये नंबर जो है हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये जो नंबर होगा हमारा किस फॉर्म में होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो ये किस फॉर्म में आएगा, कोई भी क्यू का वैल्यू रख के देखो आप, जैसे क्यू का वैल्यू 1 ही रखो तो 6 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ही रखो तो 6 2 जा 12 प्लस 1 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो कैसा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरा बात ये भी समझ सकते हो कि 2 को इसमें से कॉमन ले नहीं सकते, यानी कि इसको हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। वैसे ही थर्ड वाले को अगर आप समझो तो इसमें से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं, है ना। तो 2 को अगर हम कॉमन कर लेंगे इसमें से तो बच रहा क्या रहा है 3q प्लस 1 बच रहा है, मतलब कि यहाँ जो नंबर है वो 2 से आराम से डिवाइड हो सकता है। तो ये जो नंबर आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। इस वाले नंबर को देखो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फिर इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से हम लोग 2 को आराम से कॉमन कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 3q बच गया प्लस में 2 बच रहा है, तो ये किस फॉर्म में है हमारा, इवन पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में। आपको इतना बात समझ में आ रहा है अच्छे से।
इसको अगर आप देखो तो ये किस फॉर्म में है, यहाँ पे भी क्यू के कोई भी वैल्यू रख के देखो आप, तो 1 रखोगे तो 6 1 जा 6 और प्लस 5 11 आ जा रहा है, ठीक है। या फिर दूसरे वे में ये भी कर सकते हो कि यहाँ से 2 को कॉमन नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप इन सारे डेटा में ये समझ पा रहे हो अभी कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो या तो 6q+1 के फॉर्म में है, नहीं तो 6q+3 के फॉर्म में है, या फिर 6q+5 के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से व्हाट, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी which type, odd positive integer is in the form of 6q+1, 6q+3, 6q+5 और ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे आप इसको प्रूफ कर सकते हो। आई होप ये समझ में आया हो आपको, ठीक है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि क्वेश्चन नंबर 3rd में कह रहा है कि जो नंबर्स हैं उनका हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए क्या निकालना होता है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, और हाईएस्ट के लिए क्या निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वहीं अगर कहता कि मिनिमम नंबर चाहिए, ठीक है ना, तो मिनिमम नंबर के लिए आप क्या निकालते हैं, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि मिनिमम करेंगे मतलब लोएस्ट। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से सॉल्व कर सकते हो, ओके। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करें, ओके। हालांकि 4 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर हमारे एग्जाम में आने वाला है नहीं, बट फिर भी वी विल स्टडी इट, ओके। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो भाई साहब ये है क्वेश्चन नंबर 4, एक और इजीएस्ट क्वेश्चन, और ये 2 पे बेस्ड है एकदम। एक्चुअली 2 को समझ लिया आप तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स। मतलब इस बार आप समझ पे आ रहा है ना, हमारे पास जो चीज होता है वो क्या होता है, a = bq+r। ये कहां से आ गया भाई साहब, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यही ना, यहाँ यही हमारा सारा राज, सारा खजाना बस इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। इसी खजाने से सब कुछ निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3m है, 3m+1 है, इसी फॉर्म में कोई भी हमारा नंबर का स्क्वायर आना है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि लेट द नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, देन द रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर जो होगा उसका सेट। कौन कौन सा हो सकता है रिमाइंडर भाई साहब, 0 1 2। सिंपल सा चीज है, मतलब कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा उसका सेट क्या होगा, 0 1 एंड 2। ये आप समझ गए क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 3 से कम ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट केस अगर हम मान लेते हैं कि हमारा कोई नंबर है n, ठीक है, तो n का फॉर्म किस फॉर्म में होता है, 3q और प्लस में रिमाइंडर के जगह पे आ जाता है 0, इस फॉर्म में होता है। यानी कि जो पहला नंबर है वो है 3q, ठीक है। जो दूसरा नंबर है वो है क्या, n = 3q और प्लस में क्या आ जाता 1, क्योंकि रिमाइंडर के जगह पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे इस बार रिमाइंडर के जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है। जो हमारे पास तीसरा नंबर है n, वो हो जाता है n = व्हाट, 3q। आप समझ ही रहे हो क्या लिखेंगे भैया, 2। ये तो बच्चा नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हो गया हमारे पास 3 नंबर्स हम मान लेते हैं, ठीक है। इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, 3q का जब आप स्क्वायर करते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, 9q² मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसमें से 3 अगर कॉमन ले लें तो जो हमारा रिजल्ट बच रहा है वो क्या बच रहा है, 3q बच रहा है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 × m। दूसरी चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n = 3q+1 है, तो इसका भी स्क्वायर कर लो भाई साहब। 3q+1 का आप अगर स्क्वायर कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 3q का स्क्वायर है ना, प्लस में हो जाएगा क्या, तो 1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 × 3q × 1, ऐसा ही हो जाता है।
मतलब कि इसको भी अगर हम देखें तो 3q का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो गया 9q स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा यहाँ 1 और प्लस में 2 3 जा 6q, ये ना मिल रहा है। अब आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1, ठीक है। हमने किसमें से हम 3 को कॉमन कर लें, तो 3 को कॉमन कर लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस में 2q और फिर इधर साइड से बच रहा है प्लस में 1, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए कि यहां से यहां तक का जो वैल्यू है यानी कि 3q स्क्वायर प्लस q है, इसको हमने ले लिया कि ये किसके इक्वल है m के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि 3m प्लस 1 हो गया इस बार। ये सिंपल सा चीज है, एकदम सिंपल है, जैसा हमने लास्ट में किया है। ये वाला रिजल्ट हमारा m हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला रिजल्ट क्या था, m हुआ था, ठीक है। अब इस थर्ड वाले का भी स्क्वायर कर लेते हैं। देन 3q प्लस 2 का जब स्क्वायर करोगे आप तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, 3q का द होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस में हो जाएगा क्या, तो 2 का स्क्वायर। मतलब जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिलेगा हमको, 3q का जब द होल स्क्वायर निकालोगे आप तो मिल जाएगा आपको 9q स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे मिल गया 2 3 जा 6 6 2 जा 12q और फिर यहाँ से क्या मिल गया प्लस में 4, है ना। अब इन सब में से अगर आप किसको कॉमन कर लो, 3 को कॉमन कर लो, तो ऐसे ही 3 को तो कॉमन करने वाले हो नहीं है आप, इसको क्या करोगे 4 को ब्रेक डाउन कर दो 3 के पार्ट्स में, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 9q स्क्वायर प्लस में 12q और प्लस में 3 प्लस में 1। कितना इजी है ये, है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, 4 को ब्रेक डाउन कर दिया तभी तो 3 मिल जाएगा ना इजीली। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, इन सब में से 3 को कॉमन कर सकते थे, 3q स्क्वायर प्लस में बचेगा 4q और प्लस में यहाँ से बच रहा है क्या, तो 1, है ना, और फिर बच रहा है प्लस में 1। तो इस वाले भाई साहब की जगह पे हमने क्या ले लिया m, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3m और प्लस में 1। तो आप एक बात समझ पा रहे हो अच्छे से कि जो भी स्क्वायर्स हो रहे हैं नंबर्स के वो या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 या फिर से 3m प्लस 1 के ही फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि इन सब को मिला के आप लास्ट में लिखो कि फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस we get the square of any positive integer is either in the form of 3m और 3m plus 1, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 और बिल्कुल इसी के बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें क्या करना है, क्यूब निकाल देना है ना, क्यूब जो है वो हमको फाइंड आउट कर देना है। एंड क्यूब करते जाओगे तो फिर से आप 9 को हर जगह से कॉमन कर लेना एंड इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो वी हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज 1.1 at this time. Now we will go in exercise 1.2 and solve all of the questions given in that exercise. So let us start exercise 1.2. ओके देन हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। और 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट सब पार्ट और थर्ड सब पार्ट सॉल्व करेंगे, ओके। काफी अच्छे से आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, बस समझ लो कि जो रॉकेट साइंस था, मतलब जो हार्ड चीज था वो तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो इजी चीजें हैं वो आगे हैं, ठीक है। तो हम इजी चीजों को ही अब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में आपको लिख देना है। बिल्कुल इसी चीज को आप अपने निचले क्लासेस में पढ़ चुके हो, जैसे कि 5 6 7 8 इन सब में प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 140 का प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए, ठीक है। दूसरा जो है उसको छोड़ो, ठीक है, दूसरे को नहीं देखेंगे, ठीक है। थर्ड वाले को देखेंगे। थर्ड नंबर क्या है, वो है 3825, ठीक है। 3825 और 140 इन दोनों का हम लोग अभी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर के आंसर के लिए हम लोग लिखेंगे हमारा जो नंबर है वो कितना है, तो है क्या 140, ठीक है। तो 2 से सबसे पहली बार लगाएंगे, देन इट विल बी डिवाइडेड इन 70 टाइम्स, फिर 2 से लगाएंगे, फिर देन इट विल बी डिवाइडेड इन 30 टाइम्स, 5 से लगेगा इन 7 टाइम्स, ठीक है। मतलब 140 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7, बस यही है आपका आंसर।
तो ये क्लास 10th का चीज है, इतना इजीएस्ट चीज, ठीक है ना। अब थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाले को कैसे करें। तो थर्ड वाले के आंसर के लिए भी भाई साहब यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड आंसर। और हमारा क्वेश्चन क्या है 3825, ठीक है। तो इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर से इसके कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इसको डिवाइड करना होगा 3 से, क्योंकि 5 और 2 7, 7 8 15 और 3 18 है। और आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर जो है डिजिट्स का सम करने के बाद इस तरह से आए कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो पूरा का पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी रूल जो है आपने पहले पढ़ रखा होगा निचले क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ 3 से सबसे पहली बार आएंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गया यहाँ से 2 2, तो 22, तो 3 7 जा 21 और 1 बच गया लास्ट में, तो 3 5 जा 25। अब यहाँ पे इसको हम किया किससे, फिर से 3 से, तो 3 4 जा 12, ठीक है। और 3 2 जा 6 और फिर हो गया 3 5 जा 15, ठीक है। अब फिर यहाँ पे इसको किससे डिवाइड करोगे आप, तो ये तो 3 से लगने से रहा है, ठीक है। तो 3 से नहीं लगेगा तो हम किससे लगाएंगे 5 से। 5 8 जा 40 होता है और 5 5 जा 25, है ना। फिर आप किससे लगाओगे, फिर 5 से, तो 5 17 जब होता है 85। बस इतना आपने कर लिया। अब आपको लिख देना है 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 70, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में 3825 का रिप्रेजेंटेशन, और यही हमें करना था। ओके, बाकी के जो क्वेश्चन है इसे आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है और उसे कैसे सॉल्व करें। ओके, लेट अस सी दैट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। हमें एलसीएम और एचसीएफ इनके निकाल लेने हैं, ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, आराम से हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आप पहले 2 फॉर्मूला जान लो। पहला है कि जब भी हमको क्या निकालना हो एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो, तो आप क्या करोगे, तो निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा उसका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, ओके। और अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या कहेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो जैसे ठीक है। अब मान लो कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, जैसे कि दोनों नंबर्स कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं कि 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, ठीक है। एंड दूसरा जो नंबर है ये है 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5, ठीक है। ये 2 नंबर्स हैं आपके पास और इन दोनों नंबर्स का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये होगा 3 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या सीखा है आपने, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो प्रोडक्ट कॉमन इसका कौन से, पहला एक 3 यहाँ से कॉमन है, एक 3 यहाँ से कॉमन है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या हो रहा है, एक यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी कॉमन है, तो इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि 2 के स्क्वायर का और 3 टू द पावर 1 का क्या निकालने वाले हैं, प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब, तो 4 और मल्टीप्लाइड 3 इज इक्वल टू 12 जो हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा हमारा, वो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर मतलब समझ लो, 2 पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, और 3 पे हाईएस्ट पावर 2 है, 5 पे हाईएस्ट पावर 1 है। समझ पा रहे हो ना, आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, 2 3 और 5 है। सबसे हाईएस्ट पावर 2 पे क्या है, तो 2 है, 3 पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 है, और 5 पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 है। तो इन सबका हम लोग निकाल देंगे प्रोडक्ट, यानी कि 2 टू द पावर 2 हो गया मल्टीप्लाइड 3 टू द पावर 2 हो गया मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर 1 हो गया। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया कितना हमारा 4, मल्टीप्लाइड 3 का स्क्वायर हो गया 9 और मल्टीप्लाइड 5 पावर 1 यानी कि 5 हो गया, तो 5 हो जाए 20 और 29 जो 180 जो हो जाएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमको जनरली एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। अब इससे आप इन क्वेश्चंस को समझोगे इजीली, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम आंसर लिखें तो फर्स्ट के आंसर के लिए हमको क्या करना होगा, 26 और 91 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लेके आना होगा, यानी कि 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे,
और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स में 13 आ गया, और इसको तो 3 से लगेगा नहीं, 2 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, लेकिन हाँ 7 से जरूर लगेगा। 7 से 13 टाइम्स में, है ना, क्या हो गया 91। मतलब आप क्या लिख सकते हो इजीली कि 26 इज इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाइड 13 एंड 91 इज इक्वल टू हो गया 7 मल्टीप्लाइड 13। यही समझे आपने। अब हमको देखो क्या है, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। हमको क्या निकालना है, पहले इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन्स। देखो 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 लिख लो। ठीक है, 13 पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 है, तो 13 टू द पावर 1 हो गया। ठीक है, 7 पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 है, तो इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 7 2 जा 14, और 14 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 10 जा हो गया 140 एंड 14 3 जा 42। ठीक है, तो 140 एंड 42 हो गया 182। हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ जो आएगा वो एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होगा भाई साहब, तो एचसीएफ के लिए आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स करते हैं। तो कॉमन इसमें कौन है, ये और ये, बस यही तो कॉमन है ना दोनों में, और कुछ कॉमन लग रहा है कुछ नहीं। एक चीज तो कॉमन हो सकता है 1, लेकिन 1 का क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं। ठीक है ना, तो 13 हमारे पास कॉमन है, तो एचसीएफ डायरेक्ट हो गया 13। ठीक है, बस ये एक हिस्सा आंसर का आपको मिल गया। नाउ आपको प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेना है पहले, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाइड आप लिख सकते हो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एलसीएम का वैल्यू है क्या 182, यहाँ पे 182 लिख दिए। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड एचसीएफ का वैल्यू क्या है 13 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे। ठीक है, अब 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 182 को 13 से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। 2 3 जा 6 हो गया, 8 3 जा 24, और फिर 1 3 जा 3 एंड 2 5 हो गया, और ये 182 ऐसे ही रह जाएगा। मतलब ये 6 मिल गया, ये भी 6, और ये 5 है 13, और कैरी 1 तो 112, यानी कि 2366 आपका रिजल्ट आया किस चीज का, तो एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ का। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालते तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, नंबर्स ये लिखा है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं 26 और 91, तो 26 और मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 91 यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है 91 है। ठीक है, तो 26 में 91 से आप मल्टीप्लाई कर लो, अच्छे से जानते हो, ट्रिक भी आपके पास है ना। 91 में हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 26 से, आपके पास ट्रिक भी है। 6 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, और 9 6 40 54, और 2 1 जा 2 54 एंड 2 कितना हो गया 56, तो 56 का 6 लेंगे हमने, कैरी बच गया 5, तो 9 2 जा 18, और 5 क्या हो गया 23, है ना, यानी कि फिर से आ गया 2366। क्या मिल रहा है आपको कि एलसीएम इनटू एचसीएफ का जितना रिजल्ट है उतना ही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे कि हेंस एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड दिस इज प्रूव्ड। बस यही हमको कर देना है, एकदम इजी सा है। बस इतना कंसेप्ट याद रखो कि एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन्स एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड को भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करें। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो इस बार हमारा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हम लोग हवाओं में उड़ाने वाले हैं। ठीक है, सो लेट इट बी फ्लाई। तो 510 और इस बार 92 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 510 लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 92। एंड आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहली बार 510 का ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसको रखते हैं इधर साइड बंद करके। ठीक है, क्योंकि खजाना सारा इसी में है, इसी से सारा चीज बाहर आने वाला है अभी जितना प्रूफ होगा। ओके, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले भाई साहब 510 को फैक्टराइज कर लेना है। अब इसके लिए हमको सबसे पहले 2 से लगाना पड़ेगा, तो 2 से लगाएंगे तो 25 टाइम में तो 50 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बच गया 0, तो फिर से 5 लिखना होगा क्योंकि 2 5 10 हो जाएगा। तो वैसे ही फिर से यहाँ पे इस बार तो 2 से लगेगा नहीं, और 3 से देखते हैं 5 5 10 इंटू 12 आ रहा है, 12 3 से डिवाइडेड है, यानी कि 3 से इसको हम लोग पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से लगाएंगे तो 3 8 या क्या होता है 24, 1 बच गया 1 5 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। इस बार हम इसको किससे लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे, कितने टाइम में 17 टाइम में लग जाएगा। ओके,
तो ये हो गया। इसके अलावा तो और आपको फैक्टराइज करना नहीं है, आप कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आपका एक प्राइम नंबर आ गया, ठीक है ना। अब दूसरी चीज जो हमारे पास है वो क्या है, व्हाट इज दैट, 92। क्या है, 92। तो आप इसको किससे लगाओगे, 2 से लगाओगे, क्या बच गया आपके पास, 46 बच गया। फिर 2 से आपने लगाया तो क्या बच गया, 23। ओ गॉड, फिर से 23 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर बिकॉज 23 इज अ प्राइम नंबर। तो आगे फिर स्टेप्स नहीं बढ़ाना, ठीक है। तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि 510 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 70, है ना। एंड 92 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 23, ठीक है। अगर मान लो कि हमको क्या निकालना है भाई साहब, एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1 और 2 पे पावर यहाँ पे देखें तो 2 है और मल्टीप्लाई यहाँ 23 पे पावर 1 है। यही सारी चीजें हैं आपके पास। तो लगाओ ये वाला रामबाण और उड़ाओ इसको, ठीक है। क्या है, तो एलसीएम के लिए लिखना है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स कहने का मतलब देखो 2 पे सबसे हाईएस्ट पावर कितना है इन दोनों में, 2 पे सबसे हाईएस्ट पावर है 2, तो इसको 2 पे पावर 2 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई 3 पे सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 पे पावर है 1, तो यहाँ पे देते हैं 3 पे पावर 1 मल्टीप्लाइड 5 पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 1, ठीक है। और 17 पे सबसे हाईएस्ट पावर है 1 ही, और 23 पे अब आ जाते हैं ना क्योंकि 23 बच रहा है, तो यहाँ पे 23 पे पावर लिख देते हैं 1, ठीक है। अब इन सबको हम करेंगे मल्टीप्लाई, एलसीएम इज इक्वल टू हमको मिल गया 2 टू दी पावर 2, तो कहने का मतलब 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 17 जा हो गया 1020, और 1020 में हमको 23 से लास्टली मल्टीप्लाई करना। क्या कहा मैंने, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, और 60 में जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 6 जा 102 होता है, तो 102 में एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1020 हो गया और 23 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अभी, तो 1020 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3060, ठीक है ना। और फिर 1020 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2040, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। यानी कि 2 3 4 6 0 हमारा आ गया एलसीएम, 2 3 4 6 0 हमारा एलसीएम हो गया। एंड नाउ एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो एचसीएफ इज इक्वल होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स का मतलब कॉमन फैक्टर्स इसमें देखो तो आप कौन कौन से हैं, सिर्फ 2 एंड 2, सिर्फ 2 ही तो दोनों में कॉमन है ना, और कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारा एचसीएफ हो गया 2। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको प्रूव करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो पहली बार एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ, तो इसके जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगा, एलसीएम की जगह पे क्या हो गया 23,460 मल्टीप्लाई हो गया क्या एचसीएफ, एचसीएफ जो हो गया वो हो गया हमारा 2, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया 0, 6 2 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 एंड 3 2 जा 6 हो गया सिर्फ, एंड 2 2 जा 4, यानी कि 46,920 आ गया हमारा रिजल्ट इसका एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ का। एंड दूसरी चीज भी आपको फाइंड आउट करनी है क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, तो नंबर्स हमारे पास वो कौन कौन से हैं 510 92, यहाँ पे तो 510 मल्टीप्लाइड 92, ठीक है। तो 510 में आप 92 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 510 में 92 से मल्टीप्लाई करना है, देन 510 टू क्या हो गया, तो वो हो गया 1020, ठीक है। और फिर 510 में 9 से कर देंगे तो 4590 आ जाएगा आपका रिजल्ट, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 9 और ये 6 और ये 4, यानी कि हमारा फिर से रिजल्ट है 46920। मतलब आप लिख सकते हो कि हेंस एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्योंकि जितना एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ आया है उतना ही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। तो इजीली आप लिखोगे ना कि एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। ऐसे आप 2 के सब पार्ट 2 को सॉल्व कर सकते थे। अब देखते हैं थर्ड वाले को, ठीक है। थर्ड वाले में एकदम बिल्कुल ऐसे ही एकदम इजी सा, ओके। सो लेट अस सी दैट, ओके। तो थर्ड नंबर में जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 336 एंड 54। सिंपल आपको ये बात समझ में आ रहा है, दो नंबर्स हैं 336 एंड 54। इसको आप कैसे लिख सकते थे, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है आपको।
तो सबसे पहले 336 का क्या निकालोगे आप फैक्टराइजेशन, तो 2 टाइम्स में आ गया ओरिजिनली 16 यहाँ पे और बच गया 1, ठीक है 1 6 16, तो हो गया 2 8 या फिर से 16। अब यहाँ पे फिर से 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से लगाओगे 2 8 जा एंड 2 4 जा, फिर से 2 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा 42 टाइम्स में, फिर 2 से लगाओगे तो 21 टाइम्स में, फिर 3 से लगाओगे तो 7 टाइम्स में। इतना तो समझ में आ गया। दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरा वाला है हमारा 54, ठीक है क्या है 54। तो 54 के लिए 2 से लगाओगे 27, फिर 2 से लगाओ, 2 से लगाओगे नहीं लगेगा, हाँ भाई 27 2 से डिविजिबल थोड़े ना, किससे लगेगा ये 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे 9 टाइम्स में और फिर 3 से लगाएंगे 9 को तो 3 टाइम्स में, ठीक है। मतलब हम दो चीजें लिख सकते हैं और इनका प्राइम फैक्टर क्या होगा, इनका क्या प्राइम फैक्टर होगा ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 336 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 टू दी पावर कितना 4 मल्टीप्लाइड 3 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड 7 टू दी पावर भी 1। ये तो हो गया हमारा पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले के लिए भी देख लेते हैं। दूसरे वाले के लिए क्या लिखना था हमको, 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, ठीक है। या फिर इसी को आप किस में लिख सकते थे, 2 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड 3 टू दी पावर 3, ओके। तो अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। तो हाईएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो इसमें जो नंबर्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, पहला है 2, दूसरा है 3, उसके बाद 7 है और कुछ नहीं है, 2 3 और 7। तो 2 पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो 2 टू दी पावर 4 ले लो आप, ठीक है। 3 पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हो ना 3 है ना। और फिर हमारे पास 7 पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 ही है ना। 7 पे पावर 1 है, तो यानी कि एलसीएम का रिजल्ट मिल जाता है हमको 2 टू दी पावर 4 करोगे आप, क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है ना। आपको क्या मिल गया 16 मिल गया। 16 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 7 से हो गया 112। और फिर यहाँ पे 3 टू दी पावर 3 जो हो गया वो कितना हो गया, 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी कि 112 आ रहा है इन दोनों का रिजल्ट, और 27 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 112 को 27 से मल्टीप्लाई करो, इजिली आप समझो कि 1 7 जा तो 7 होता है, 12 7 जा 84, यानी कि ये हो गया रिजल्ट हमारा 784। एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 224, और ये हो गया 4 8 4 12 7 2 9 and 1 10 and 2 1 3 हो गया, यानी कि 3024 आ गया आपका किसका रिजल्ट, एलसीएम का रिजल्ट। एचसीएफ भी निकालना है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हीं का प्रोडक्ट निकाल दोगे, एचसीएफ निकल जाएगा। तो कॉमन कौन सा है, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से, ठीक है, और एक 3 इसमें से, एक 3 इसमें से, और कुछ तो कॉमन हो नहीं रहा है भाई साहब, है ना। सिर्फ 2 1 और 3 1 यही कॉमन है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू हो गया 6, मतलब एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 3024। नाउ आपको फिर से क्या लिखना होगा कि एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ क्या है, ये वैल्यू आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एलसीएम का वैल्यू है 3024 मल्टीप्लाइड एचसीएफ का वैल्यू है 6। फिर इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 6 4 जा 24, तो कैरी बच गया 2, और फिर 6 2 जा 12, 12 एंड 2 हो गया कितना 14, फिर कैरी बच गया 1, तो यहाँ पे 1 या ऐसे ही प्लेस कर दोगे, क्योंकि 0 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो सिर्फ कैरी ही रखना होगा 1। 3 6 हो गया हमारा 18, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ का रिजल्ट। फिर दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर्स जो दो है हमारे पास हो गया 336 एंड 54, ये दो नंबर्स है आपके पास, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो 336 में आप 54 से मल्टीप्लाई कर दो, 336 में 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा हो गया 24, कैरी 2, 3 4 जा 12 एंड 2 हो गया 14, एंड 4 3 जा 12 एंड 2 हो गया 14, फिर से ठीक 12 एंड 1 13 हो जाएगा ना, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 से, सिंपली आपको मैं बताऊं शॉर्टकट वे में, तो 3 5 से कितना हो गया 15, और 36 5 से कितना हो गया तो 180, यानी कि 1500 एंड 180 को ऐड कर देंगे तो 1600 क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा यहाँ।
तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, 3 8 11 तो 1, और फिर ये 6 1 7 7 1 8, और ये 1 का 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 8 1 4 4, फिर से आपका प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो इजीली आप कि दोनों रिजल्ट सेम है ना, यानी कि हेंस आप लिख दो यहाँ कि LCM मल्टीप्लाइड HCF इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बस आपका ये भी हो गया प्रूफ। देखा आपने कितना सिंपल है, बस इतना याद रखो कि LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमर्स एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। और ऐसे आप सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 को हवाओं का सैर करा सकते हो। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को लगा के फिर से इनका HCF फाइंड आउट करना है, जैसा कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। लेकिन लास्ट में हमने 2 नंबर्स का LCM HCF फाइंड आउट किया है, यहाँ पर हमको 3 नंबर्स का LCM HCF फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, जनरली फर्स्ट वाले के लिए आपको आंसर लिखना है। ठीक है, देखो 12 जो है, तो 12 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 2 2 जा 4 4 3 या 12, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद 15 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड 5। ठीक है, 15 के लिए। 21 के लिए क्या लिखेंगे, 3 7 जा 21, 3 मल्टीप्लाइड 7। ऐसे ही तो हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आप ऐसे भी इसको इधर साइड में निकाल सकते हो कहीं कि 12 इज इक्वल टू, ऐसे निकाल देंगे 2 4 6 जा 12, तो फिर 2 से फिर 3 टाइम्स, फिर 15 का निकालते हैं तो 3 5 जा 15 हो जाता, फिर 21 का निकालते तो 3 7 जा 21, ऐसे भी निकाल सकते थे। ओके, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो पहले वाले में आ रहा है वो आ रहा है 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 टू दी पावर 1, है ना, बस इतना ही। और इधर है ये 3 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड 5 टू दी पावर 1, यहाँ पे भी है 3 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड 5 टू दी पावर 1। तो LCM निकालना है आपको जब, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। ठीक है, और LCM इज इक्वल टू आराम से तो हम लिख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है, देखो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 पे पावर 2 लिख दो। 3 पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना, सब में देखो 3 पे हाईएस्ट पावर 1, और 5 पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 ही है, और कुछ तो है ही नहीं इसमें। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है LCM का, वो होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5, यानी कि LCM इज इक्वल टू आ गया 60। ठीक है, एंड दूसरी चीज आपको क्या लानी है, तो HCF लेनी है। तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो आप देखो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन है। 5 तो इन दोनों में कॉमन, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ 3 को ही लेंगे। जो कॉमन है वही हमारा क्या है, HCF है। ठीक है ना, तो कॉमन है क्या, 3, तो HCF इज इक्वल टू, आप सिर्फ लिखते 3 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 3। सो LCM इज इक्वल टू हाउ मच, 60, एंड HCF इज इक्वल टू हो जाता है 3। ठीक है, बस ये आपका सॉल्व हो गया। इस वाले के लिए भी देखते हैं, तो ये आपको पता है ना कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, 17 23 29। तो इसके लिए जब आप आंसर लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं यहाँ कि 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड 1। ठीक है, फिर 23 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाइड 1। ठीक है, और फिर 29 के लिए क्या लिखते हैं, 29 मल्टीप्लाइड 1। ठीक है, और HCF इसका निकालें अगर हम, तो HCF इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें कॉमन कौन है, 1 है, तो HCF हो गया हमारा 1। कुछ नहीं है तो भाई 1 ही है ना, पहले ही मैंने सिखाया हुआ है। वैसे भी लास्ट वीडियो में सबका मालिक 1, ठीक है ना, जो कॉमन नहीं है कुछ तो क्या है, 1 है। अब LCM इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर मतलब कि हमारे पास कौन कौन सा हमारा 17 1 23 1 29 1, मतलब जनरली हमारे पास 4 ही नंबर्स हैं इन तीनों में, एक है 1 29 27 एंड फिर 17, ये सारे नंबर्स हैं। तो एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। तो 17 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो 17 टू द पावर 1 लिख लो। फिर 23 का हाईएस्ट पावर कितना है, 21 है ना। फिर 29 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम का रिजल्ट आ जाएगा।
अब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 17 में जब 23 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट है 391, ठीक है। और फिर 391 में आप 29 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11,339 आपका रिजल्ट आ जाएगा एलसीएम का, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ये तो सबसे सिंपल था, कोई बहुत बड़ा इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना, सिर्फ हमको लास्टली मल्टीप्लाई जो है सही तरीके से कर देंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करें। ओके, लेट अस सी दैट। ये हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी है। इसमें आपको गिवन है कि HCF इज इक्वल टू इतना, तो हमको LCM फाइंड आउट करना है दोनों नंबर्स का। LCM मल्टीप्लाइड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही तो फॉर्मूला है आपके पास, बस इसी का यूज करो और इसमें इस क्वेश्चन में आगे लगा दो, ठीक है। क्या करोगे आप, तो लिखोगे ना यहाँ LCM मल्टीप्लाइड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, वी हैव दिस। अब यहाँ पे सब जगह वैल्यूज रख दो, तो LCM का वैल्यू पता नहीं है तो LCM को LCM ही रहने देते हैं, लेकिन HCF का वैल्यू पता है कि 9 है तो इसको 9 लिख लो, है ना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है वो कितना है हमारा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे तो दो नंबर्स हैं हमारे पास 306 और 657, यही ना दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये दो नंबर्स है, इसको हमने लिख लिया। तो LCM का वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो इस 9 को उठा के इधर से पटक देते हैं, क्या लिखेंगे 306 मल्टीप्लाइड 657, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में आ गया क्या 9, इधर से मल्टीप्लाई में इसको उठा के पटकेंगे इधर साइड, क्या आएगा डिवाइड में। तो 9 से इसको कट करते हैं, 9 7 जब होता है 63, बच गया इधर से 2 और यहाँ पे 7, तो 2 7 27, तो 9 3 हो गया 27, यानी कि 306 में हमको 73 से मल्टीप्लाई करना होगा LCM के। LCM इज इक्वल हो गया 306 मल्टीप्लाइड 73, LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 में 73 से आप मल्टीप्लाई कर लो इजीली, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब सिर्फ आपको चेक करना है कि क्या 6 टू द पावर n कभी भी एंड कर सकता है 0 से। तो बिल्कुल आप जानते हो कि नहीं करेगा, क्या मतलब कि 6 पे आप कुछ भी पावर रखोगे तो लास्ट में क्या आता है 6 ही आता है। सो 6 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36, ठीक है। और फिर 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 216। अब क्या देखोगे लास्ट में सिर्फ 6 ही आ रहा है, मतलब ये इंड नहीं करेगा, लेकिन हमको प्रूव करना है। आपको बस इतना समझना है कि देखो अगर कोई भी नंबर इंड करता है तो उसका एक फैक्टर होना चाहिए 5, ठीक है। लेकिन इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो 5 इसका फैक्टर नहीं आएगा। आप लिखोगे आंसर वी हैव क्या 6 टू द पावर n, है ना, एंड वी नो हमको पता है कि 6 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड 3 टू द पावर n, है ना। मतलब ये हो गया किसके फॉर्म में 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड 3 टू द पावर n, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हियर 5 is not a factor of 6 to the power n, so it can't end with 0, इसलिए ये 0 से एंड नहीं कर सकता। बस इतना ही आपको लिख देना है, क्योंकि आपको ये बात भी पहले से अच्छे से पता है कि मान लेते हैं कि कोई भी नंबर जैसे हमारा 10 है तो ये 0 से एंड क्यों कर रहा है, क्योंकि ये है 2 मल्टीप्लाइड 5, इसका 5 एक फैक्टर है। 20 भी है तो इसको कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड 5, 2 to 4 5 20, इसका भी एक फैक्टर 5 आ रहा है। 30 भी लिख रहे हो आप तो फिर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो हर एक जगह पे अगर फैक्टर में हमारा 5 आएगा तभी जाके ये इंड करेगा किससे 0 से, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप सॉल्व हो जाएगा। कंपोजिट नंबर क्यों है ये दोनों नंबर्स यही आपको बताना है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो इजीली समझो आप पहले कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर हो या फिर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। हाँ, लेकिन 1 को छोड़ के, ठीक है ना, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए तो कंपोजिट नंबर बन जाता है कोई भी नंबर। तो आप समझो कि हम अगर इन दोनों नंबर्स को 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स के फॉर्म में ले आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। आप देखोगे यहाँ
तो क्या लिखोगे कि हमारे पास है 7 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 13, और दूसरा वाला क्या है 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो ना, इसमें भी 13 है और इसमें भी यहाँ 13 है, तो हम लोग इसमें से कॉमन किसको ले सकते थे, 13 को कॉमन ले लेते, तो यहाँ से क्या बच गया 7 मल्टीप्लाइड 11 बच गया, 13 तो बाहर आ गया, प्लस में बच गया है 13 बाहर आ गया, तो क्या बच गया सिर्फ 1। सिंपल सा चीज है। और इसको क्या लिख सकते हम 13 इंटू 7 में जब 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77 हो गया, और प्लस में हो गया 1। ठीक है ना, यहाँ हो गया 1। ठीक है, तो और वी कैन राइट कि 13 और मल्टीप्लाई ये क्या हो गया 77 और 1 78 है ना, तो 78 को हम लोग कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे कि 13 मल्टीप्लाइड 2 3 जा 6 और 6 में 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैंने क्या किया 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप 2 से पहले लगाओगे 39 हो जाएगा, फिर 3 से लगाओगे और 13 टाइम्स होगा, इसी को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। तो आप एक बात तो समझ गए कि ये जो नंबर है हमारा, इसके 2 से ज्यादा क्या है फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर्स। आप लिखोगे यहाँ कि हियर द नंबर 7 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 13 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। बस हो गया आपका ये आंसर। ठीक है, बिल्कुल दूसरे वाले को इसको भी ऐसे ही करोगे आप। क्या लिखोगे, इसमें देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को ही बाहर निकाल दो। यहाँ से क्या बच गया, तो 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1, तो 1 को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, फिर प्लस में यहाँ से 5 निकल गया तो 1 बच गया है ना। तो और इसी को हम लोग लिख सकते हैं आराम से कि 3 2 जा 6 6 4 जा 24 और 24 6 हो जाता है 144, 144 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 428 हो गया, हासिल 2, 428 2 30 के 0, फिर हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 हो गया 10, यानी कि 1008 1008 आ गया प्लस में 1। ठीक है, तो और हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 मल्टीप्लाइड 1009। ठीक है, सिंपली समझो, यहाँ पे एकदम सिंपली समझो कि हमारे पास इस नंबर के 2 फैक्टर्स मिल गए। अब जब 2 फैक्टर्स मिल गए तो ये क्या हो गया, तो कंपोजिट नंबर। एकदम सिंपल सा चीज है और कुछ नहीं, बिल्कुल सेम बात आपको लिख देना है एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, और जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हो, तो एलसीएम निकालने वाले हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे पूछ रहा है कि वो कब मिलेंगे, है ना, मिनिमम टाइम में। ठीक है, तो मिनिमम टाइम के लिए कभी भी मिनिमम हो तो उसके लिए आप उसका एलसीएम निकाल दो, आपका एलसीएम आ जाएगा 36 है ना, 12 और 18 का। तो आप उस क्वेश्चन को इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हो, जो कि हमारा लास्ट और 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे एग्जाम में इस बार ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो √3 इज इक्वल टू एन इरेशनल नंबर या फिर 2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारे एग्जाम में आ नहीं रहा है, लेकिन आप लोग चाहो तो इस पे हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, कि इरेशनल नंबर कोई भी नंबर गिवन हो तो वो कैसे इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी हमारा फोकस टोटली है सिलेबस पे। ठीक है ना, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1.3 को छोड़ के 1.4 को डायरेक्टली। ओके, सो लेट अस सी द लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.4। ओके, तो एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब आते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब आएंगे ये आपको देखना है। नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस में क्या रिपीटिंग भी डेसिमल्स होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम 4/5 लिखते हैं, ठीक है, तो इसको आप देख रहे हो ना, 4/5 कहने का मतलब कि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा डायरेक्टली, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है ना, लेकिन दूसरा नंबर है हमारे पास, ये है 20 एंड बाई में 3। ठीक है, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 6.6666 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये देखो कब आता है, जनरली जब भी हमारा किसी भी फ्रैक्शन के नीचे, किसी भी फ्रैक्शन, चाहे वो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो या फिर नेगेटिव फ्रैक्शन हो, किसी भी पॉजिटिव फ्रैक्शन या नेगेटिव फ्रैक्शन के नीचे या फिर किसी रेशनल नंबर्स के ही, है ना, अगर नीचे वाला जो फॉर्म यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में हो, 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो,
तब जाके हमारा जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना आप समझ गए। जैसे मान लेते हैं कि हमारा है 12/5, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो जब, तो आएगा रिजल्ट आपका क्या, तो 2.4, ठीक है ना। तो ये भी टर्मिनेट हो गया क्योंकि नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 5 भी है और 2 भी है हिडन, 2 टू द पावर है 0, ठीक है, यहाँ पे भी 2 टू द पावर है 0, तो आप इसको लिख सकते थे कि नहीं 5 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर m। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आएगा, जबकि हमारा डिनोमिनेटर हो 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के फॉर्म में, और अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा आएगा। जैसे यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में नहीं है, नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर n। सो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको क्या करना है, किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है, जनरली क्या करना है, किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके देखना है कि क्या उसका डिनोमिनेटर 5 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर n या फिर 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ रहा है। अगर आएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4, लेट अस सी दैट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपने जितना भी पढ़ा हुआ है इस एक्सरसाइज में उन सबको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने पहले ही बता रखा है कि सिर्फ डिनोमिनेटर जो है उसे हमको 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिख लेना है। तो सेकंड नंबर में है हमारे पास क्या, 17/8, ठीक है, आपको अच्छे से पता है नीचे वाले का हम लोग क्या करने वाले हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2, यानी कि ये हो गया 17/2 टू द पावर 3, ठीक है, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17/2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर 0, है कि नहीं। अब ये आ गया इतना रिजल्ट, तो हम लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। बस हो गया, इतना ही लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट वाला देखो, जो थर्ड नंबर है उसमें क्या हो रहा है, 64/455, ठीक है। तो यहाँ आपको डिनोमिनेटर का क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना। पहले आप इसको रिड्यूस भी कर सकते थे, अगर कटे तो ये 2 से कटेगा या 4 से ही कटेगा, ये तो रिड्यूस होगा नहीं, ठीक है। तो 455 का हमको डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 5 कितना हो गया, 10 10 4 14, तो 3 से भी नहीं लगने वाला, 5 से लगेगा, तो 5 9 जा और 5 1 जा, फिर ये हो जाएगा 7 से लगेगा डायरेक्ट, ठीक है, 3 से 5 से नहीं लगेगा, तो 7 से लगेगा डायरेक्ट, और 7 से लगेगा कितने टाइम्स में, 13 10, ठीक है। मतलब इसको आप कैसे लिख सकते थे, तो 64/5 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 13, ठीक है ना। अब यहाँ आप समझ पा रहे हो ये किस फॉर्म में, 64/5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड 7 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड 13 टू द पावर 1, यानी कि 9 जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में, 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, बट रिपीटिंग, ये भी लिख सकते हो आप, बट रिपीटिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। फिर थर्ड नंबर के बाद हम लोग करते हैं फोर्थ नंबर को सॉल्व। ओके ओके, तो फोर्थ नंबर क्या है हमारा, फोर्थ नंबर है 15/600। मैंने आपको बताया अगर कटे तो कटा लो, ठीक है, उसको रिड्यूस करो, रिड्यूस भी कर लेंगे, देखो कैसे। ऊपर वाले को 3 मल्टीप्लाइड 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। नीचे वाले को कैसे लिख सकते हैं, 600 है तो 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फिर तो 2 से 300 आ जाएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 150, फिर 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 75, फिर इसको किससे करेंगे, 5 से 3 से करते हैं पहले, ठीक है, तो 3 से करेंगे तो 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5। मतलब कि आप इसको देख रहे हो कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ रहा है, तो वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5, इस फॉर्म में आ रहा है ना। और यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि एक 3 से तो एक 3 वाले भाई साहब गए, एक 5 से एक 5 वाले भाई साहब गए, मतलब क्या बचा 1 बाई किस क्या है यहाँ 2 टू दी पावर 3, है ना, और मल्टीप्लाइड 5 टू दी पावर 1। तो देख रहे हो 2 टू दी पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू दी पावर n के फॉर्म में आ रहा है,
2m मल्टीप्लाइड 5n के फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है, तो ये किस टाइप का डेसिमल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, बस इतना ही आपको कर देना है और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा इजी सा है। आप ये भी समझ सकते हो यहाँ कि कितने डिजिट्स के बाद जो है ये टर्मिनेट करने वाला है, तो 2⁻³ है, हाईएस्ट पावर 5 तो 1 ही है ना, तो दोनों का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट करने वाला है। ओके, तो ये हो गया 4th नंबर। अब 5th नंबर को भी देख लेते हैं इसी में। 5th नंबर क्या कर रहा है, 29/343, 29/343। तो आपको अच्छे से पता है 343 कब आएगा, जब यहाँ पे 29 और बाई नीचे वाले को लिखेंगे 7 × 7 है ना, 7 7 जा 14 है, 49 7 जो होता है 343। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। नीचे वाले को देख रहे हैं कि 2m मल्टीप्लाइड 5n के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या है, ये रिपीटिंग आएगा, है ना, बट रिपीटिंग, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। तो 6 नंबर क्वेश्चन को आप यहीं पे देख रहे हो कि ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर में तो प्राइम नंबर ही है, मतलब कि इसका फैक्टराइजेशन होगा नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, 2m मल्टीप्लाइड 5n के फॉर्म में नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो कि ये क्या है हमारा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो यहाँ हमने इसको कर लिया। इस वाले को भी देख सकते हो आप, तो क्या है यहाँ 7⁻³ है, 129 है, तो ये तो कटने वाला रहा नहीं, रिड्यूस भी नहीं होने वाला है। और नीचे वाला 2m मल्टीप्लाइड 5n मल्टीप्लाइड 7O या फिर कुछ भी है। ठीक है, तो 7⁻³ आ गया, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ कि 2m मल्टीप्लाइड 5n के फॉर्म में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नहीं है, इसलिए ये यानी कि 7th नंबर भी क्या हो जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या होगा, रिपीटिंग, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ये 6/15, तो इसको रिड्यूस कर लेंगे। 8th नंबर, ठीक है, 8th नंबर है, कुछ नहीं, इजी है, ऊपर वाले का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 × 3 हो जाएगा, 6/5 है ना भाई साहब, 6/15 है ना भाई साहब, तो क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा 2 × 3 ऊपर वाला, और नीचे वाला हो जाएगा 3 × 5, 3 से 3 वाले भाई साहब गए। ठीक है, क्या बचा हमारा, 2/5 बचा, और इसको हम कैसे लिख सकते थे, 2/2⁻0 मल्टीप्लाइड 5⁻1, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2m मल्टीप्लाइड 5n के फॉर्म में आ रहा है डिनोमिनेटर। और जब ये 2m मल्टीप्लाइड 5n के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। और ये भी बता दो आप लगे हाथ कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करने वाला है, तो बिल्कुल 1 डिजिट के बाद, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, किस पे, 5 पे। तो इसको भी हमने सॉल्व किया। देखते हैं लास्ट जो 9th नंबर है, एक 10th भी है, बट लीव इट, आप खुद कर सकते हो उसको। 9th नंबर है 35/50, ऊपर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ जाएगा, 7 × 5, और इसका क्या आ गया, तो जाएगा 2 × 5 एक 5 वाले भाई साहब से एक 5 वाला तो गया, क्या बचेगा 7/2 × 5, यानी कि ये 1 है ना। अब आप समझ पा रहे हो कि ये क्या होने वाला है, तो टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि 2m मल्टीप्लाइड 5n के ये फॉर्म में है, तो क्या आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा तो समझ में आ गया, ये जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कराएं, आओ उन्हें भी हवाओं में उड़ाते हैं। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ओरिजिनली कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन था जिसमें हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फाइंड आउट किया था, उन सभी का हमको क्या करना है, का डिवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा ये देखना है। ठीक है, तो डिवाइड करोगे ना और इसका रिजल्ट निकालोगे जब पॉइंट में, तो इतना लॉन्ग होगा
कि आप थक जाओगे डिवाइड करते करते यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही सिंपल वे है, हम 2 टू दी पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू दी पावर n का यूज करेंगे लास्ट क्वेश्चंस के जैसे, और इन क्वेश्चंस को एकदम इजीली और एकदम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आप देखते जाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर हम लोग लिख रहे हैं, और ये क्या है 13/3125, ठीक है। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते थे, ये ऐसे है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि 13 तो 13 ही रहा, और 3125 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालते। तो 3125 है तो इसको हमको क्या करना होगा, तो 5 से सबसे पहले लगाना होगा, ठीक है। तो 5 से 6 टाइम में तो 1 बच गया, 5 से 30 होता है, तो यहाँ पे 1 बच गया ना 31 के लिए, 2 तो 12 यानी कि 5 टू 10 हो जाएगा, फिर इस बार क्या बच गया 2 बच गया, तो 5 5 5 25 हो गया, ठीक है ना। और फिर से 5 से लगाएंगे तो 125 टाइम्स लग जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 टाइम्स लग जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 टाइम्स, मतलब आप क्या समझो 1 2 3 4 5 आ रहा है नीचे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 5 टू द पावर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता नहीं इसको हम 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तो इसमें से तो 2 गायब ही है ना, तो इसलिए जितना 5 है उतना ही 2 से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है कुछ, जितना 5 है उतना ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में भी और ऊपर वाले में भी, है ना। ऐसे आप कर सकते हो। इससे क्या हो जाता है कि ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन था वो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते थे, या फिर यही हो जाता कि 13 मल्टीप्लाइड और 2 टू दी पावर जब 5 लिखोगे आप, तो जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा 32। जी हाँ, 2 मल्टीप्लाइड 2 यानी कि 4, 4 मल्टीप्लाइड 2 यानी कि 8, 8 मल्टीप्लाइड 2 यानी कि 16, और 16 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 32 हो गया। बाई में इसके लिए आप क्या लिख सकते थे 5 मल्टीप्लाइड 2 टू दी पावर 5। भाई साहब ये कैसे, ये ऐसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड b टू दी पावर m इज इक्वल टू ab टू दी पावर m। क्या है a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड b टू दी पावर m इज इक्वल टू ab टू दी पावर m, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने निचले क्लासेस में 8 में 7 में और 9th में तीनों में पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस 5 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड 2 दी पावर 5 को ऐसे हम लोग लिख सकते थे। अब आप समझ रहे हो कि 32 में जैसे ही आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 10 क्या हो गया 320, और 32 3 जा हो जाता है 96, तो 320 में 96 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 416 आ गया ऊपर, और नीचे में क्या गया 10 टू दी पावर 5। 10 टू दी पावर 5 मतलब समझ लो ना कि इसको हमको 10 विद 5 जीरोज लिख देना है। 10 विद 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और आपको पता है कि 5 जीरोज है यहाँ, यानी कि 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आना है। तो डिजिट से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 और पॉइंट में हो जाएगा 0, तो आपका आंसर आ गया। आप डिवाइड करते रह जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। और देखो ये हो गया, इसके बेस पे इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, एकदम इजी वे में सॉल्व होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो आप, क्या है 17/8 है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप 17/2 और 3, ठीक है। 2 टू द पावर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आता है कि 17/2 टू द पावर 3 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है 5 टू द पावर 3 से। मैंने बताया ना कि अगर 5 पे पावर जितना रहेगा उतना ही मैं 2 टू द पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है तो 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, बिल्कुल सेम वे में जैसे लास्ट में बार हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइड ऊपर में भी 5 टू द पावर 3, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब देखो आप इसी को क्या लिख सकते हो, तो ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर 3। इतना तो समझ में आता है कि a टू द पावर m मल्टीप्लाइड b टू द पावर m इज इक्वल टू ab टू द पावर m। अब ये हो गया 17 और मल्टीप्लाई हो जाता है 5 का क्यूब क्या होता है तो 125, तो 125 में आप 17 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि ये आ गया हमारा 2125 और नीचे में आ गया 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 करने वाला, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया और डेसिमल पॉइंट अब आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे 2। देखो कितना इजी, डिवाइड तो आप करते रह जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिख लेना होगा 15/600, ठीक है। अब ऊपर वाले को आप कैसे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाइड 5 हो जाता है ये, ठीक है। और नीचे वाला कैसा हो जाता है 600 है, तो 600 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या हो जाता है, तो 2 बार में लगाते, 2 से लगाते तो 300 आ गया यहाँ, फिर 2 से लगाएंगे 150 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 75 आ जाएगा,
फिर 3 से लगा देंगे तो यहाँ पे हो गया 25, ठीक है, और फिर 5 से लगा देंगे तो 5 टाइम्स में पड़ जाएगा। मतलब हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड 3 to the power 1 और मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 है, यानी कि 5 to the power 2 है, लेकिन कटाना था इसलिए मैंने 5 मल्टीप्लाइड 5 ले लिया। तो इस 5 से देखो ये वाला 5 कट गया और इस 3 to the power 1 से 3 to the power 1 कट गया। मतलब कि आपके पास क्या बचा है 1/2 to the power 3 और मल्टीप्लाइड 5 बचा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 to the power हमको 3 लेना है, तो पहले से 5 तो है, अब 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो नीचे और ऊपर भी, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड 5 का ऊपर भी स्क्वायर हो गया और 2 to the power 3 मल्टीप्लाई नीचे में स्क्वायर करेंगे 5 का, तो 5 का क्यूब आ गया ना यहाँ। इतना समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? यहाँ पे 5 है सिर्फ, तो 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा नीचे। मतलब ये हो गया ऊपर में क्या 25, क्योंकि 1 में 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 में हो जाएगा, और बाई में ये क्या हो गया तो 10 to the power 3। तो आपको समझ में आता है ना कि फिर से हमको क्या लिखना है इसको, तो 10 to the power 3 है, मतलब कि 3 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट करेगा, यानी कि इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 और ये हो गया 3 डिजिट्स और इस पॉइंट में 0 डाल देना, तो आपका आंसर आ गया 0.025। कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ये तो और इजीएस्ट है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको इसका स्वाहा कर देना है। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर में क्या है 23/2 to the power 3 मल्टीप्लाइड 5 to the power 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आंसर आपको मिला हुआ है, क्या 5 to the power 2 है, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर देना, बस 5 to the power 3 आ जाता है। तो ऊपर में 23 है, नीचे में 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड, ये 5 to the power 2 है, तो इसको हम 5 to the power 3 जब बनाएंगे तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या किया, ऊपर में भी नीचे में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब क्या हो जाएगा कि 23 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप 115 आ जाएगा, है ना, और डिवाइड में आ गया क्या, तो 2 मल्टीप्लाइड 5 to the power 3, ठीक है, यानी कि हो गया हमारा 10 to the power 3। इसको तो आप पहले से ही समझ चुके हो ना, a to the power m मल्टीप्लाइड b to the power m इज इक्वल टू ab to the power m, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 to the power 3 अब, और यहाँ पर बचा 115, ठीक है, क्या ये 115 है, तो इज इक्वल टू आपको फिर से समझ में आ रहा है कि 3 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करने वाला है, तो 3 डिजिट्स से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 डिजिट्स आ गए और पॉइंट में 0 दे दो, तो हमारा ये आंसर हो गया। कितना सिंपल है, इससे सिंपल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे अब 8th नंबर, यानी कि ये क्या कर रहा है 6/15। सिंपली मैं बताऊँ तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड 2, और इसको क्या लिख सकते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड 5, तो 3 से 3 वाले तो भाई साहब गए, 2/5 बचा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऊपर में भी 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ऐसा मैंने किया क्योंकि इस बार तो 10 डायरेक्टली आ जाता, या फिर दूसरा कंसेप्ट जो कि 5 to the power 1 है तो 2 to the power 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो गया 4 और नीचे हो गया 10, यानी कि 0.4 आ गया हमारा आंसर। कितना सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल आपको कुछ मिलेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। अब देखेंगे सबसे हमारा लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद माय गॉड राहत सा मिल जाएगा मुझे तो, क्योंकि इस वीडियो के पीछे का जो मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। अकेला इसको रिकॉर्ड करना है, इसको फिर एडिट करना है एंड सो ऑन, मत पूछो। कई बार जो है लाइट कम पड़ जाता है तो फिर वीडियो को स्टॉप करके और फिर से लाइट को एडजस्ट करना पड़ता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट होती है जिसको सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, और ये वीडियो मैंने सिर्फ आप लोग के लिए बनाया है। ओके, तो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग इट और यू ऑल आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, और मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून हो रहा है अभी। सो वी आर गोइंग टू सी लास्ट क्वेश्चन, ओके, सी दैट। तो ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं आपको मैं सिंपली समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि जो भी रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे दिया गया है, आपको पहले तो ये डिसाइड कर लेना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, ठीक है। पहली चीज रेशनल है या इरेशनल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये रेशनल नंबर हो कोई भी, तो आपको ये बताना है कि क्यू जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में है, ठीक है। मतलब कि जो डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m मल्टीप्लाइड 5 to the power n के फॉर्म में है भी या नहीं, ये आपको बताना। समझ गए आप बात? तो आप दो चीजें पहले से जानते हैं। पहला क्या कि कोई भी टर्मिनेटिंग या फिर
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होता है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या जानते हैं आप कि कोई भी टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा तो हमारे लिए क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रहा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए इरेशनल नंबर हो जाएगा। बस इसी दिमाग को लगाओ और यहाँ आइडेंटिफाई करो। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा होता है रेशनल नंबर। तो आप क्या कहोगे कि ये हो गया हमारा रेशनल, ठीक है। इस वाले को भी बिल्कुल वैसे उसी तरह से देखो। तो ये वाला क्या है, यहाँ पे देख रहे हो ना कि ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, क्योंकि 1 2 0 है, यहाँ 1 2 0 0 है ना, फिर यहाँ पे 1 2 0 0 0 है, फिर 1 2 सो ऑन है। यार मैं क्या कहूँ, मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और इस टाइप से अगर कोई हो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल हो तो आप क्या समझ रहे हो कि ये है इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। तीसरे वाले को देखो तो यहाँ पे ये बार करने का मतलब क्या समझ में आया आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो रिपीट होते जा रहा है। तो अगर या आपके पास क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, तो ये हो जाता है हमारा क्या, तो रेशनल नंबर। जैसा कि आप उधर साइड भी देख रहे हो और मैंने पहले भी ये बता रखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप इतना आइडेंटिफाई करोगे कि रेशनल क्या है और इरेशनल कौन सा है, ये तो आइडेंटिफाई करोगे। एक और काम आपका क्या था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए तो क्यू का कौन सा फॉर्म होगा, है ना, यानी कि क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसे होगा, 2 टू द पावर m के फॉर्म में एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा भी या नहीं होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ टर्मिनेट हो जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग कब होता है, जबकि क्यू जो होता है वो 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर n के फॉर्म में होता है, तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना। और यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो ये क्या हो जाएगा, Q जो है वो किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 5 के फॉर्म में नहीं है। मतलब यहाँ पे लिख सकते थे आप कि Q इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर n, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q इज इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर n, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड हो सके, अगर हो सके तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने इसमें रियली बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, ठीक है। सारे वीडियोस को तो मेहनत करके बनाता ही हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं रियली बहुत ज़्यादा मेहनत करके बना रहा हूँ आप सबके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए हों। एक हमारा टॉपिक जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसे मैंने जानबूझकर छोड़ रखा है, ठीक है, क्योंकि बिना मतलब का दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करो, ठीक है। और √3 कैसे इरेशनल नंबर है इसी को मैंने छोड़ रखा है, तो आपको उस चीज़ पे बिल्कुल अभी नहीं जाना है। ये देखो टर्म 1 कंप्लीट करो और टर्म 1 को मैं बेस्ट करो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर से।